नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान ग्राम में। और आइए आज आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं और आपको बताते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। क्या जब आप फरारी के बारे में सुनते हैं, आप मैकडी के बारे में सुनते हैं, उबेर के बारे में सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये सब चीज़ें क्या हमारे देश में बनी हुई थी या हमारे देश की कंपनियां हैं? क्या लगता है आपको? तो शायद इसका आप आंसर दे पाएंगे कि नहीं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमको विदेशी कंपनियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्या ये कंपनियां शुरू से हमारे देश में थी? इसका आंसर भी है नहीं। तो ऐसा क्या हुआ जो इंडियन गवर्नमेंट को अपने मार्केट को ओपन करना और विदेशी कंपनियों को न्योता देना पड़ा हमारे देश में आके अपना बिजनेस चलाने के लिए? तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बात करेंगे आज टॉपिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस कैमरे को आप यूज़ करके, जिस मोबाइल को यूज़ करके आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही दिया हुआ है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसने हमारे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट करके रख दिया है। ग्लोबल विलेज, गाँव। गाँव गाँव में क्या होता है? गाँव में हर चीज़ जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल। हर चीज़ बहुत ही पास में होता है, जिसका एक्सेसिबिलिटी रेंज जो है बहुत कम होता है। तो क्या ग्लोबल विलेज में भी यही होता है? जी हाँ दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन में भी यही होता है। ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड मार्केट को एक ग्लोबल यूनिट, ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट करके रख दिया है। तो आइए जानते हैं कि किन किन फैक्टर्स ने जो है, किन किन कारणों की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बूस्ट पे है। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, डैट इज़ आईटी इंडस्ट्री। आज जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, जिसने हमारे जीवन को इतना ईजी बना दिया है, वो हमारा आईटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की वजह से ही है। इन सब चीज़ों के वजह से ही गुड्स का, सर्विसेज का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट, क्विक और बहुत ही ज़्यादा चीप अफोर्डेबल प्राइस पे जो है पॉसिबल हो जाता है। तो आईटी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन का डेवलपमेंट दोनों साथ ही चलता है। दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं तो लिबरल होना, लिबरलाइजेशन होना। जब गवर्नमेंट अपने मार्केट से ट्रेड बैरियर्स को हटा देती है तो गवर्नमेंट जो है वो लिबरल हो जाती है इकोनॉमिक स्पेयर्स में। यहाँ पे जब हमारे देश में 1991 में एलपीजी की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके पहले इंडियन मार्केट जो है वो क्लोज मार्केट थी। कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जैसे कि मशीनरी, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि हमारे देश में नहीं बनती, उनको हम इंपोर्ट करते थे। बाकी हर चीज़ के लिए जो है इंडियन इकोनॉमी को क्लोज्ड कर रखा था। तो जब 1991 में गवर्नमेंट ने एलपीजी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया तो फिर हम आज इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पा रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है मार्केट का बढ़ना, एक्सपांशन ऑफ द मार्केट। मार्केट आज हर चीज़ जो है, जो हम अफोर्ड कर पाते हैं, जो हम खरीद पाते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? मार्केट्स में ही मिलते हैं। एक ही चीज़ के बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और मार्केट्स में उतारती हैं। हम जो भी चीज़ पसंद करते हैं, जो भी हमको ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है, ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा लगता है, हम उसको क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपटीशन भी मार्केट में है और कंपटीशन की वजह से प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल हो जाते हैं। दूसरा, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। वो ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। पांचवें पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज ही एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसकी वजह से हर देश को जो है अपने मार्केट को ओपन करना पड़ता है। विदेशी व्यापार और विदेशी करेंसी के बगैर आप अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते। तो ऐसी क्या दिक्कतें आई थी जहां इंडियन गवर्नमेंट को अपने मार्केट को ओपन करना पड़ा? 1991 में देश को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। सिर्फ 3 हफ्तों के बराबर ही हमारे पास पैसे बचे थे, विदेशी मुद्रा बची थी जिससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते थे। उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह ने देश में एलपीजी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। बदले में हमको 47 टन ऑफ गोल्ड, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 47 टन सोना
बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा, उसके बदले हमको पैसे मिले जिसको हमने यूटिलाइज़ किया हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने वित्तीय घाटे को सुधारने के लिए। तो आइए देखते हैं कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमारे देश में क्या क्या तब्दीलियाँ आई। सबसे पहले जो है हमने डिसइन्वेस्टमेंट किए, प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया ताकि वो देश में कंपनीज़ को ओपन कर सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सके। कहीं ना कहीं जो है जब मार्केट को हम ओपन करते हैं तो हम क्रिएटिविटी को भी ज़्यादा चांस देते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, मुझे कोई नई सर्विसेज जो है मार्केट में उतारनी है तो मैं अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके उस पर्टिकुलर चीज़ को मार्केट में उतार सकता हूँ। तो कंपनीज़ को एमएनसी बनने का मौका मिला जब हमने एलपीजी की पॉलिसी को 1991 के बाद इम्प्लीमेंट किया। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी जो है वो इम्प्रूव हुआ। हम कहीं ना कहीं हर देश से जो है एक व्यापार करते हैं, व्यापार के माध्यम से हम जो है आपसी सामंजस्य और अपने जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसको भी हम साथ देते हैं। कंज्यूमर की बात की जाए तो कंज्यूमर को बेनिफिट हमेशा से ही हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमर्स को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। एक ही प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और मार्केट में उतारती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मोबाइल, तो मोबाइल बनाने के भी वैरायटी ऑफ कंपनीज़ जो है वो मार्केट में है, चाहे वो चाइनीज़ कंपनी हो, चाहे वो इंडियन कंपनीज़ हो, चाहे वो कोरियन कंपनी हो, जापानीज़ कंपनी हो, हर कंपनी सेम चीज़ बना रही है मोबाइल। पर हमको जो मोबाइल पसंद आता है, हम जिस मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हम पैसे देते हैं और उस मोबाइल को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ सर्विसेज की, तो मार्केट में हर चीज़ जो है वो सर्विस ही होती है। कहीं ना कहीं अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो अमेज़न से लेके फ्लिपकार्ट से लेके पेटीएम, हर चीज़ जो है वो आपको सर्विस दे रहा है। बिग बास्केट भी आपको सर्विस दे रहा है, स्विगी जोमेटो भी आपको सर्विस दे रहा है। इवन दो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी सर्विस कैटेगरीज में ही आती हैं। आज जो ऑनलाइन एजुकेशंस का इतना ट्रेंड बढ़ गया है लॉकडाउन में, ये सब भी सर्विस का ही नतीजा है, ग्लोबलाइजेशन का भी नतीजा है। तो क्या ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ अच्छा ही किया, बुरा कुछ भी नहीं? जी हाँ दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई अच्छा तो कुछ बुरा। तो आइए जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव साइड्स के बारे में, या मैं बोलूँ तो डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो छोटे इंडस्ट्री, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़े उद्योगों से कंपटीशन मिलता है। उनके साथ जो है क्वालिटी, प्राइस पे भी बहुत कंपटीशन करना पड़ता है। तो उनके पास दो ही रास्ता बचता है, या तो वो जिस तरह चल रहा है उसको चलने दें, या फिर वो कंपनी को बंद कर दें। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और उनको मजबूरन बंद होना पड़ता है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स। कहीं ना कहीं जो है एमएनसीज हायर एंड फायर बेसिस पे काम करती हैं, लोगों को जो है सैलरी कम देते हैं, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन भी जो है वर्कर्स को सामना करना पड़ता है। दूसरे में बात करूँ रीजनल डिस्पैरिटी की। रीजनल डिस्पैरिटी, कोई एरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, कोई एरिया बहुत ही कम डेवलप होता है। वो एरिया जो ज़्यादा डेवलप होते हैं, अगर मैं उनकी एग्जांपल्स दूँ आपको, तो वो इंडिया में ऐसे जगह जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, आईटी पार्क्स हैं, वो एरिया ज़्यादा डेवलप होते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई, ये एरिया कंपैरेटिव ज़्यादा डेवलप है। अगर मैं उसी राज्य के किसी दूसरे पिछड़े इलाके से बात करूँ तो वो एरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी कहलाती हैं। एक एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और वहीं दूसरे जगह पे जो है ये सब चीज़ें जो है बेसिक फैसिलिटीज़ भी लोग अवेल नहीं कर पाते हैं। तो क्या बेनिफिट जो है बराबर मिलता है सबको ग्लोबलाइजेशन से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो वाइट कॉलर जॉब्स करना चाहते हैं, जिनके पास डिग्री है, जो सेल्फ अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके, वही ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। पर उनका क्या, जो समाज के पिछड़े तबके से बिलोंग करते हैं, वो लोग ग्लोबलाइजेशन की मार सहते हैं। चाहे मैं वर्किंग क्लास की बात करूँ, चाहे मैं लेबर क्लास की बात करूँ, हर को डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन में।
तो दोस्तों, ये रही बात ग्लोबलाइजेशन की। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज्ञानग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक फैलाएं। थैंक यू।